Good morning everyone. Welcome to Patanjali IAS classes. My name is Shilpa and today we are going to discuss what's new in new syllabus for RAS 2021. तो फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है दिस केम आउट आफ्टर 3 years. 2018 में पिछली वैकेंसी आई थी और उस समय भी सिलेबस चेंज हुआ था 2016 के कंपैरिजन में, और इस बार जब ये वैकेंसी आई है 2021 में तब भी सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. अब हमें ये देखना है कि ये चेंजेस माइनर है कि मेजर है और ये हमारी पढ़ाई पे कैसे इम्पैक्ट करेंगे. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू स्टूडेंट्स एज वेल एज ओल्ड स्टूडेंट्स, बिकॉज न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये पता चलेगा कि उनको स्ट्रीमलाइन स्टडीज कैसे करनी है, एंड ओल्ड स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि उन्हें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नया पढ़ना है. पुराने के साथ उन्हें अपनी इस पढ़ाई में क्या ऐड करना है जो उन्हें सक्सेस के डोर तक लेके जाएगा. तो लेट्स बिगिन. राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी हर 2 या 3 साल के बाद वैकेंसीज निकालती है आरएस के एग्जाम्स के लिए और सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए. उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं एग्जामिनेशन के. वन इज अ प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. तो अभी तक जो आरपीएससी ने पैटर्न रिलीज किया है वो प्री के लिए किया है, यानी जो एग्जाम सिलेबस आया है, जो भी हमारे लिए गाइडलाइंस आई हैं वो सिर्फ प्री एग्जाम के लिए आई हैं. तो आइए हम उस प्री एग्जाम के सिलेबस का डाइसेक्शन करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हमें करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी. अब आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और अपनी स्ट्रैटेजी को स्मार्ट करते हुए ताकि एक बार में सिलेबस हो सके. लेट्स स्टार्ट. जब हम राजस्थान के सिलेबस की बात करते हैं प्री या मेंस के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए होती है दैट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री भी कौन सी? राजस्थान हिस्ट्री, यानी राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, ये सब हमें पता होना चाहिए. दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. इवन आफ्टर एग्जामिनेशन ही ये आपके लिए बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट रहता है आपके सिलेक्शन के बाद. तो ये पोर्शन आपकी जो कह सकते हैं आपका एग्जाम सिस्टम है या एग्जाम सिलेबस है या एग्जाम स्कीम है उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और फुल ऑफ आरएस एग्जाम है. तो आइए लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन इटसेल्फ. तो अब हम जब 2018 के सिलेबस की बात करेंगे, यानी मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो एक लाइन है ये अपने आप में बहुत बड़ा है. कहने को यहाँ पे सिर्फ 5 या 6 शब्द दिख रहे होंगे, बट अगर हम इतिहास की बात करें तो ये आपको बहुत एवोल्यूशन से लेकर के अब तक, आज से 20 दिन पहले भी जो हुआ है और कुछ लैंडमार्क डिसीजन हुआ है तो वो भी एक लैंडमार्क बन चुका है, क्योंकि 1 सेकंड भी पहले जो कुछ चला गया, जो बीत गया, दैट इज हिस्ट्री. एवरीथिंग विच इज इन पास्ट इज हिस्ट्री. तो ये जो लाइन है अपने आप में बहुत बड़ी है. मेजर लैंडमार्क्स मींस टिल येस्टरडे जो भी हुआ है वो भी लैंडमार्क में कवर हो जाता है. तो बहुत एक वेग सिलेबस था, इसको स्ट्रीमलाइन किया गया है. नाउ दिस स्ट्रीमलाइन सिलेबस इज ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी. तो यानी जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी बिट नॉच हायर देन प्रीवियस एग्जाम्स. लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस एंड व्हाट वी कैन डू. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, 2018 के सिलेबस में सिर्फ एक लाइन दे रखी है. 2021 के सिलेबस में इसी चीज को स्ट्रीमलाइन करके इन्होंने बोला है कि भाई हमें प्री हिस्टोरिक राजस्थान पढ़ना है. हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पैलेलिथिक पढ़ना है, हमें ब्रॉन्ज एज पढ़ना है, हमें कॉपर एज पढ़ना है. ठीक है, यहाँ पर पे एग्जामिनर ने या आरपीएससी ने आपका काम आसान कर दिया है. उन्होंने आपको स्ट्रीमलाइन एक बॉक्स दे दिया है कि भैया इस बॉक्स में से पढ़ना है. अब पहले का सिलेबस क्या था? एक ओपन फील्ड थी, जो पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो. अब क्या है? आपको ये पढ़ना है. उन्होंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है. अब एग्जाम निकालना मुश्किल के साथ साथ आसान भी होने वाला है और आसान के साथ मुश्किल भी होने वाला है. आप चाहे इसको कैसे भी ले सकते. मतलब अब सबको पता है कि क्या पढ़ना है और अब सबको ये भी पता है कि क्या नहीं पढ़ना है. दिस इज गोइंग टू बी बिट डिफरेंट.
अब हम बात करते हैं मेजर डायनेस्टीज। यहां पर सिर्फ एक शब्द लिख करके छोड़ दिया, मेजर डायनेस्टीज। राजस्थान का जो हिस्टोरिकल कल्चर है या हिस्ट्री है, दैट इज वेरी रिच। यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया है, बहुत सारे राजाओं ने रूल किया है, बहुत सारे जमींदारों ने रूल किया है, ठिकानेदारों ने रूल किया है। तो और वो भी किसी ना किसी डायनेस्टी के अंडर आते थे। किसी डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टीज ऐसी थी जिनको ओवरथ्रो कर दिया गया था। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप जब इस चीज को गहराई में पढ़ेंगे, बिकॉज अब आपको पढ़ाई तो गहराई में करनी पड़ेगी, दिस सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। तो जब आप उन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत सारी हैं, अब हम कहाँ रुके। ऐसा तो नहीं है कि हम 500-700 साल का, 800 साल का, 2000 साल का इतिहास हम पढ़ लेंगे और उसी में से हमें क्या पता कि किस में से क्वेश्चन आएगा और हम कितना रिटेन कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन मेमोरी की भी तो एक लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो इन्होंने आपके लिए स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है मेजर डायनेस्टीज में। जब हम नए सिलेबस में देखेंगे तो उन्होंने मेजर डायनेस्टीज लिखी है यहाँ पे। इन मेजर डायनेस्टीज में आपको क्या पढ़ना है, आपको गुहिल्स पढ़ने हैं, आपको प्रतिहार पढ़ने हैं, चौहान पढ़ने हैं, परमार पढ़ने हैं, राठौर पढ़ने हैं, सिसोदिया पढ़ने हैं और कछावास पढ़ने। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी कि हम जो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, बहुत सारी गाइड्स में, बुक्स में एक्स्ट्रा दे रखा है, अब हम वहां पे फुल स्टॉप कर देना, हमें पता है कि अब नहीं पढ़ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम एंड सोशल कल्चरल इश्यूज, ठीक है। सोशल कल्चरल इश्यूज यहां पर एक शब्द देकर के छोड़ दिया गया है, they have left this open ended, बट इस सेकेंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है कि आपको सोशल कल्चरल इश्यूज कहां से पढ़ने हैं, आपको सोशल कल्चरल इश्यूज अर्ली क्रिश्चियन एरा से पढ़ने हैं। उस टाइम पे सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, रिलीजन को कैसे इंटरप्रेट किया गया, कल्चर में क्या क्या चेंजेस आए और एंशिएंट राजस्थान पे उसका क्या इम्पैक्ट रहा, आउटर वर्ल्ड का एंशिएंट राजस्थान पे क्या इम्पैक्ट रहा। आपको अब ये पॉइंट स्ट्रीमलाइन होके पढ़ना है, वरना सोशल कल्चरल इश्यूज ऐसे हैं कि चाहे तो आप एक पेज में समेट दीजिए और चाहे तो आप इसमें पूरी किताब पढ़ लीजिए। यू कैन नॉट डिफाइन अ वर्ड सोशियो कल्चरल इश्यूज। इस पे आप एक पैराग्राफ में भी आप खत्म कर सकते हैं और इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स भी लिखे जा चुके हैं। तो नाउ यू हैव ए क्लियर आइडिया कि आपको सोशल कल्चरल इश्यूज कहां से पढ़ने हैं। आपको उसका इम्पैक्ट पढ़ना है फ्रॉम द अर्ली क्रिश्चियन एरा changes in society, its impact on religion, interpretation of religion, culture एंड एंशिएंट राजस्थान का कितना एक्सपोजर वेस्टर्न वर्ल्ड से या आउटर वर्ल्ड से था, वो सब आपको इसमें पढ़ना। अब हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक की, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम। जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम की, तब हम बात करते हैं फ्यूडल सिस्टम की बेस, कैसे टैक्सेस कलेक्ट होते थे, कैसे टैक्सेस का जो रेट है वो फिक्स होता था। उसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे वो टैक्स कैसे पे करते थे, कौन कौन से सिस्टम से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। वो टैक्स कलेक्ट करने के भी बहुत सारे सिस्टम इंडिया में रहे हैं ब्रिटिश टाइम पे, और उससे पहले मुगल्स के टाइम पे, और उससे पहले जो रजवाड़े करते थे वो अलग तरीके से करते थे। यानी राजपूत रूलर्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स कलेक्शन बिटवीन राजपूत रूलर्स, द मुगल टाइम्स एंड द ब्रिटिशर्स। तो आपको उन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी पढ़नी है। और वो चीज यहाँ पे कहाँ दे रखी है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडीवल ऑफ राजस्थान। जब हम मिडीवल राजस्थान की बात करते हैं, दैट मीन्स मुगल एरा। मुगल एरा, द एरा बिटवीन द राजपूत एरा एंड द मुगल्स, उनका जब इंटरमिक्सिंग हुआ, जब उनके रिलेशंस बने, उस टाइम पे इम्पैक्ट मुगल्स का क्या रहा राजपूत रूलर्स के ऊपर, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर, यहाँ पे कितने चेंजेस आए। फ्यूडल सिस्टम जो हमारे यहाँ पे था उसको मनसबदारी में बदल दिया गया, वो चेंज कर दिया गया, तो उससे क्या इम्पैक्ट्स रहे, अब हम सबको वो सब चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम आते हैं फ्रीडम मूवमेंट पे। यहाँ पे इन्होंने लिख करके छोड़ दिया फ्रीडम मूवमेंट, एक ही शब्द दिया गया है फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर हम देखना चाहें तो वे फ्रीडम मूवमेंट 1857 के आसपास शुरू हो गया था, जो 1947 तक चलता रहा था। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, लाइक पीपल, स्मॉल रेवोल्यूशंस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, राइटअप्स, पोएम्स। हर आदमी का हर तरीके से बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ा है फ्रीडम मूवमेंट। रूलर्स, उनकी आइडियोलॉजी, कुछ रूलर्स थे जो प्रो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। कुछ रूलर्स ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स को लाइक नहीं करते थे, उनको उनके अगेंस्ट रहते थे। बस उनसे उन्होंने जो संधि कर रखी थी, या जो उनके साथ उन्होंने जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट था, उसे अपनी पावर बचाने के लिए था। समझ रहे हैं? तो जब हम फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। अब हमें ध्यान में क्या क्या रखना होता है? हमें ध्यान में रखना होता है एजेंट्स ऑफ सोशल अवेकनिंग। यहाँ के लोगों को कैसे लगा कि ब्रिटिशर्स खराब हैं, इससे अच्छे तो हम पहले ही थे। ठीक है, या फिर ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, ये हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए स्कूल्स ला रहे हैं, हम एजुकेट हो रहे हैं, हमें अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है। अगर ये सब नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब आपको उन दोनों पहलुओं को क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। दिस इज वेयर दिस जो सिलेबस है वो यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। ऐसा नहीं आएगा कि कौन सा रिवोल्ट कहाँ, कौन सी छावनी पे शुरू हुआ था, या कौन सी कंटोनमेंट में शुरू हुआ था, या फिर कौन से राजा किस ईयर में मरा था। अब इस तरीके के सवाल नहीं आएंगे। नाउ द थिंक, अब वो थिंक टैंक बनाना चाह रहे हैं आपको इस एग्जामिनेशन के थ्रू। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको वाइड करना चाह रहे हैं, आपको इंटरप्रिटेशन सिखाना चाह रहे हैं। बिकॉज व्हाट इज हिस्ट्री? इट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट एक्शंस, राइट? तो आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आप इंटरप्रिटेशंस इंटरप्रिट करें। आप क्या इंटरप्रिट करें? एजेंट्स ऑफ सोशल अवेकनिंग। अब वो सोशल अवेकनिंग कहाँ की है? राजस्थान की है। कौन से पीरियड की अवेकनिंग पढ़नी है हमें? 19 टू 20th सेंचुरी, यानी 1800 से लेकर के 1900 तक के बीच में। हम आजाद कब हुए थे? 1947 में। बेसिकली हमें वहां तक की अवेकनिंग तो पढ़नी ही है। अवेकनिंग में अब क्या पढ़ना है हमें? रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। हमने पहले बात करी न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स भी इंक्लूड होती हैं, पोएम्स भी इंक्लूड होती हैं, स्टोरीज भी इंक्लूड होती हैं, कुछ गीत होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, सॉन्ग्स। आपने देखा होगा ना, आजादी के टाइम पे बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स लोग लिखते थे, और उनमें से कुछ सॉन्ग्स तो आज भी बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, दीज सॉन्ग्स, दीज लिटरेचर, बेसिकली लिटरेचर की बात कर रहे हैं कि उस टाइम जो लिटरेचर चलता था, बोला जाता था, पढ़ा जाता था, हमें उसका रोल एनालाइज करना है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते थे, सभा, प्रजामंडल बने, बहुत तरह के समाज बनते थे, जैसे ब्रह्मो समाज बना था ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, हमें उस तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो राजस्थान में सेटअप हुए थे, बेसिकली राजस्थान में प्रजामंडल सेटअप हुआ था, तो हमें प्रजामंडल की फैक्टर्स पढ़ने हैं, उनका की रोल समझना है। और हमें ये समझना है कि जो प्रजामंडल जयपुर में था वो जोधपुर वाले से अलग कैसे था, या जो बीकानेर में था वो उदयपुर वाले से अलग कैसे था। ठीक है, हमें इनकी वर्किंग समझनी है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में कुछ मूवमेंट्स हुए थे, और बहुत बढ़िया मूवमेंट्स हुए थे। लॉन्गेस्ट पीजन मूवमेंट हुआ, आदिवासियों का मूवमेंट हुआ, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए। ये सब क्या है, अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस रखते हैं राजस्थान में। वैसे जब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, तो बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट का इम्पैक्ट नहीं था। बट दीज मूवमेंट्स वर अ ब्रेक थ्रू फॉर द नेशनलिज्म इन राजस्थान। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट्स चले थे, दे वर द की फैक्टर या आई कैचिंग फैक्टर्स, कि यहाँ पर पे नेशनल, जो इंडियन लेवल पे जो नेशनलिस्ट एक्टिव थे, उन लोगों का ध्यान आया था, यस यहाँ पे कुछ हो रहा है। उससे पहले क्या था
राजस्थान में इम्पैक्ट क्यों नहीं था नेशनल मूवमेंट का ज़्यादा, ये अब हम जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्यों नहीं था, बट नहीं था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं प्रजामंडल्स और प्रजामंडल के मूवमेंट से इन वेरियस प्रिंसली स्टेट्स। अभी हमने बात करी कि जयपुर का प्रजामंडल अलग था, बीकानेर का प्रजामंडल अलग था, जोधपुर का प्रजामंडल अलग था, उदयपुर का अलग था, कोटा का अलग था। तो इनके इम्पैक्ट्स प्रिंसली स्टेट्स के हिसाब से इनके इम्पैक्ट्स और इनके मूवमेंट्स जो थे वो अलग अलग थे। उसके बाद यहाँ पर जब हम पुराने सिलेबस में बात करते हैं तो आती है पॉलिटिकल अवेकनिंग। पॉलिटिकल अवेकनिंग यही तो है, प्रजामंडल जो मूवमेंट्स आ रहे हैं। पॉलिटिकल अवेकनिंग आप किसको मानते हो? क्या आप जगे, ओके हम जग गए और बस हमने आज सोचा कि आज तो बस क्रांति लाकर ही रहेंगे? नहीं, दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस और उस लॉन्ग प्रोसेस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसा सवाल नहीं आएगा कोई कौन सा प्रजामंडल किसने स्टार्ट किया, अब इस तरह का सवाल नहीं आएगा, बिकॉज नाउ द सिलेबस हैज चेंज टू द एनालिटिकल पैटर्न। अब इस तरीके का सवाल नहीं आएगा कि कौन सा प्रजामंडल किसने स्टार्ट किया, कौन से ईयर में स्टार्ट किया, या फिर कौन सा प्रजामंडल ने कौन सा मूवमेंट किया। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी भी हम मानेंगे, बट उस प्रजामंडल के जो प्रजामंडल था उसका क्या विजन था, वो किस विजन से स्टार्ट किया गया था। देखो, हर प्रजामंडल अपने हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय पे शुरू हुआ है और इनकी डिमांड्स भी अलग अलग रही हैं अपने प्रिंसली स्टेट। अब हमें वो एनालाइज पड़ेगा। अब इसमें पुराने इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, हमने अभी देखा था कि जो गोहिल्स थे ये कहाँ रूल करते थे? ये गोहिल्स रूल करते थे उदयपुर साइड पे, परिहार जहाँ रूल करते थे, चौहान रूल करते थे, परमार जहाँ रूल करते थे, राठौर जहाँ जहाँ रूल करते थे, सोदियास जहाँ जहाँ रूल करते थे, कछावास बहुत सारी जगह रूल करते थे। तो ये लोग जहाँ जहाँ पे भी रूल करते थे, इनके अलग अलग क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। देवर मेनी प्रिंसली स्टेट्स एंड मेनी ठिकानास इन द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो और जो राजस्थान का इंटीग्रेशन है वो 7 स्टेप्स में हुआ है। तो अब हमें वो सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, और यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन दे रखा है। तो ऑब्वियसली राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान के बारे में बात हो रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो। अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर, फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो अब हम जब RS 2021 के सिलेबस में देखते हैं तो यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर स्पेसिफिक कर रखा है। फोर्ट्स तो पहले भी थे, पैलेसेस, महल, एंड मैन मेड वाटर बॉडी। पानी की राजस्थान में हमेशा से कमी रही है, तो यहाँ पे स्टेप वेल्स बनाए गए हैं, बावड़ियाँ बनाई गई हैं, कुएं बनाए गए हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए। तो और वो भी बहुत सारे रूलर्स ने अपने अपने टाइम पे, कुछ ने तो लेक्स भी बनवा दी। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ लेक्स मैन मेड लेक्स हैं और वो किसी रूलर ने बनवाई है अपने एरिया में। तो आपको उन मैन मेड वाटर बॉडीज को भी पढ़ना है, और उनको किसकी दृष्टि से पढ़ना है? आपको इतिहास की दृष्टि से। ज्योग्राफी की दृष्टि से तो आप अलग पढ़ेंगे, आपको इतिहास की दृष्टि से उन चीज़ों को पढ़ना है। स्टेप वेल्स पढ़ने हैं, वेल्स पढ़ने हैं, झीलें पढ़नी है, रिजर्वर्स पढ़ने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन डिटेल पढ़नी है। उसके बाद लिखा हुआ है वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। अब जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग रूलर्स थे और उनके वहाँ पे अलग अलग कल्चरल इम्पैक्ट्स थे, तो यानी उनका लिटरेचर और उनका जो हैंडीक्राफ्ट है और जो उनकी पेंटिंग्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट रही होंगी, कोई कॉमन तो रहा नहीं होगा कुछ भी। आज आपके यहाँ पे, आज इंडिया में भी हम अगर बात करते हैं ब्रॉडली, तो राजस्थान का जो कल्चर है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ हरियाणा, और जो हरियाणा का कल्चर है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ यूपी। बट ये तीनों स्टेट्स जो हैं आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो कुछ कल्चरल इंटरमिक्सिंग भी तो होती है। तो वही हमें वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में पढ़ना है, यानी जो जो जयपुर स्टेट की पेंटिंग्स थी उनका उन पे कितना इम्पैक्ट था मुगल्स का, जयपुर स्टेट की पेंटिंग्स और उदयपुर स्टाइल पेंटिंग्स में कितना इम्पैक्ट था, या वो उससे कितनी अलग थी,
ये कोटा वाले से कितनी डिफरेंट थी, ये किशनगढ़ से कितनी डिफरेंट थी, या फिर ये जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट से कितनी डिफरेंट। अब हमें ये सब पढ़ना है, वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, और हर स्टेट के अपने हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हर जगह के कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है कि वो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, वो मिलती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती है, जैसे कोटा की साड़ी, कोटा डोइया की साड़ी आपको साउथ में नहीं मिलती है, और बनारस की साड़ी भी आपको साउथ में नहीं मिलती है, बट सदर्न सिल्क अलग अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है। इस तरह से हर क्षेत्र का अपना या हर एरिया का अपना एक पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट होता है, हमें उन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ना है, किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है, हमें वो सारी चीज़ें यहीं पे पढ़नी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर एंड लोकल डायलेक्ट्स। तो ये जो चीजें दे रखी हैं वो 7th पॉइंट में दे रखी हैं आपको। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसको भी थोड़ा सा ब्रॉडन किया गया है, इस वाले पोर्शन को भी, इसको भी आपको थोड़ा सा कैटेगराइज किया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल डायलेक्ट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से लिखा गया है, ठीक है। कि राजस्थान में बहुत सारी लैंग्वेज डायलेक्ट चलती है, ढूंढाड़ी अलग है, मेवाड़ी अलग है, मेवाती अलग है, मारवाड़ी अलग है, और तो उनके जो डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे नेचर में आए और कैसे कैसे उनमें चेंजेस हुए और उनपे कहाँ कहाँ का इम्पैक्ट है, ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज कहाँ से थोड़ी सी मिलती है, या फिर कहाँ पे कल्चरल इंटरमिक्सिंग आपको लगता है कि इस राजस्थान वाली लैंग्वेज के अंदर हम यूपी की लैंग्वेज का थोड़ा सा टच मानते हैं, जैसे ब्रज भाषा में हम थोड़ा मानते हैं कि यूपी की टच है, यानी भरतपुर साइड में जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज वेरी सिमिलर, या फिर थोड़ी सी टैट सिमिलर टू दैट ऑफ यूपी। या फिर हम देखते हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके अंदर थोड़े से गुजराती वर्ड्स का एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है। फिर हम गंगानगर की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर पंजाब या हरियाणा की कल्चर का थोड़ा सा इम्पैक्ट है, हमें वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर हमें उसका लिटरेचर देखना पड़ेगा, हमें राजस्थान का लिटरेचर देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थानी लैंग्वेज में कौन सी बुक्स लिखी गई हैं, राजस्थान के राइटर्स के बारे के ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, हिंदी में लिखी है, संस्कृत में लिखी है, लोकल लैंग्वेजेस में लिखी है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, दे आर ट्राइंग टू गिव अ प्लेटफॉर्म और एक ट्रिब्यूट आप मान लीजिए पुराने आर्टिसंस को कि उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्क्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर यहाँ पे भी था, वर्क्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे फोक लिटरेचर भी ऐड किया गया, यानी जो लोकल लिटरेचर है, लोकल लैंग्वेज में लिटरेचर है, उसको भी इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग ट्राइबल। अब हम बात करते हैं फेयर, फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक एंड फोक डांस की। जब हम पुराने सिलेबस में देखते हैं तो इसको बहुत कंसाइज वे में आपको प्रेजेंट किया गया है, और जब हम नए वाले में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है सोशल लाइफ इन राजस्थान, यानी कि यहाँ पे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जो हैं वो लोग कैसे मनाते हैं, यहाँ पे क्या क्या त्योहार मनाए जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या मेले रखे जाते हैं। बिकॉज मेले क्या है, एक तरह का सोशल गैदरिंग ही तो है, दैट इज द पार्ट ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके के सोशल कस्टम्स हैं, यहाँ पे किस तरह के ट्रेडिशंस हैं, यहाँ पे पहनावा कैसा है, यहाँ की ज्वेलरी कैसी है, यहाँ का खाना कैसा है, वो सब पता होना चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो रीजन टू रीजन डिफरेंट है, हमें उस चीज़ को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं फोक म्यूजिक और फोक डांस की, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज, यहाँ पर एक परफॉर्मिंग आर्ट का एक इन्होंने पॉइंट ऐड किया है 6 सिलेबस के। उसके अंदर क्या ऐड किया है, क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस, यानी जयपुर घराना पढ़ना पड़ेगा आपको, जयपुर का कथक घराना पढ़ना पड़ेगा, जयपुर का सिंगिंग का जो घराना है आपको वो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दैट होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द हिस्ट्री of music and performing arts, not only in India but in world itself, that has a different standing, ठीक है, हमें वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फोक म्यूजिक पढ़ना है, हमें यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, जो पुराने वाले सिलेबस में कहीं भी आप देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन नहीं है, नए वाले में हमें फोक म्यूजिक के साथ क्या क्या पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। हमें फोक डांसेस के साथ क्या पढ़ना है, यहाँ का ड्रामा पढ़ना है, लोकल ड्रामास, लोकल लैंग्वेजेस में जो ड्रामास थे वो कहाँ कहाँ होते थे, कैसे होते थे, ख्याल्स होते हैं, दैट आर अ टाइप ऑफ ड्रामास, वो पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन किया गया है,
आपको क्या क्या पढ़ना है, किस एक्सटेंट तक पढ़ना है। आपको म्यूजिक पढ़ना है और आपको जयपुर घराना भी पढ़ना है। आपको फोक म्यूजिक के साथ साथ आपको जयपुर घराने का म्यूजिक भी पढ़ना है। आपको लोकल म्यूजिक के साथ, फोक म्यूजिक के साथ आपको ये भी देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे। आपको फोक डांसेस के साथ साथ आपको यहाँ के ड्रामास भी पढ़ने हैं। अब हम राजस्थानी कल्चर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज, जो 7th पॉइंट है, हमने ये वाला पॉइंट कहाँ ऐड कर दिया है? राजस्थान की सोशल लाइफ के अंदर ऐड कर। हमारा हमारा जो हेरिटेज है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारा जो कल्चर है, हमने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया। हमने कस्टम्स के बारे में पूछ लिया, अटायर्स के बारे में पूछ लिया, ऑर्नामेंट्स के बारे में पूछ लिया। पहनावा कैसा है, आप पहनावा देख के बता सकते हैं ये जो पर्सन है वो कौन से एरिया से राजस्थान के बिलोंग करता है। पगड़ी कैसे बांधी है, ओढ़नी कैसे बांधी है, धोती कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, ऑर्नामेंट्स कैसे पहन रखे हैं, चल कैसे रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, खा कैसे रहे हैं। इन सब से क्या होता है? आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, रीजनल आइडेंटिफिकेशन होता है, और यही रीजनल आइडेंटिफिकेशन एक लॉन्ग टर्म में ट्रेडिशन बन जाता है। हमें वो सब पढ़ना है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं 8 पॉइंट में रिलीजियस मूवमेंट्स की, सेंट्स की, लोक देवता की, और वो भी हमें राजस्थान के बारे में पढ़ना। रिलीजियस मूवमेंट्स क्या होते हैं? रिलीजियस मूवमेंट्स किसी भी संत के द्वारा कोई भी चलाया गया काम रिलीजियस मूवमेंट हो। हरबू जी, पाबू जी, रामदेव जी, इन सब ने बहुत सिमिलर काम किए हैं। इन्होंने गायों को बचाया है, इन्होंने मुगल्स के सामने टेस्ट किया, इन्होंने अपने जो एरिया है, अपने एरिया के लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। कोई प्लेग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोई सांप के काटने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोई बारिश की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो ये सब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या रिलीजियस मूवमेंट्स है, वो उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि आपके जो साधु संत हैं उन्होंने किस तरह की एक मुहिम चलाई थी अपने टाइम के अंदर। हम ये जो संत पढ़ रहे हैं, हम या सेंट्स पढ़ रहे हैं, वो हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। जब हम बात करें, हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं फोक ड्यूटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज, सेंट्स एंड सेक्ट्स। हम अब यहाँ पे क्या नया पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे सेक्ट नए पढ़ रहे हैं कि उन लोगों ने जो सेंट्स थे उन्होंने अपने कौन कौन से सेक्ट चलाए। नाथ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, बहुत सारी चीजें हैं जो अब हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये प्रॉपरली सिलेबस में मेंशन्ड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस कम्युनिटीज, बहुत सारे साधुओं ने क्या करा? अपनी एक रिलीजियस कम्युनिटी बना दी, या जो लोग उनके फॉलोअर्स उन्होंने अपनी एक अलग कम्युनिटी बना ली। जैसे विष्णुई समाज है, जैसे जम्बो जी को जो फॉलो करते हैं, विष्णुई जो हैं वो अलग फॉलो करते हैं। फिर कुछ एक हैं जो रामदेव जी को फॉलो करते हैं। तो जो अलग अलग कल्ट्स और सेक्ट्स बने रिलीजियस कम्युनिटीज में आज। उसके बाद हम बात करते हैं लोक देवता की, यानी लोक देवता यानी लोकल जो आप लोग मानते हैं। अब इसके अंदर मान्यता ये आ गई कि लोग, अगर लोक देवता लिखा हुआ है तो लोग कहते थे लोक देविया तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसको तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इंक्लूसिव होता है। अगर आप लोक देवता पढ़ रहे हैं तो उसमें लोक देवियां इंक्लूसिव होती हैं, तो वो कंफ्यूजन हटाया गया है। यहाँ पर एक टर्म दे दिया गया है, फोक डिटीज ऑफ राजस्थान। तो कंफ्यूजन आपका यहाँ पे दूर कर दिया गया है कि भाई इसमें हमारी लोक देवियां तो आती ही नहीं है, तो इसमें लोक देवियां इंक्लूसिव करके इसको एक टर्म बना दिया गया है, फोक डिटी। अब सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। एज अ टूरिस्ट आप कौन सी जगह पे जाते हैं? आप जाते हैं फोर्ट्स के अंदर, आप जाते हैं टेम्पल्स के अंदर, आप जाते हैं पैलेसेस को देखने, आप जाते हैं वाटर वेल्स, स्टेप वेल्स, या कुछ ऐसी चीजें, लेक्स पे जाते हैं। वो सारी चीजें हमने कहाँ इंक्लूड कर ली हैं? आर्किटेक्चर में इंक्लूड करनी है। तो डबल करके क्यों पढ़ना? डबल करके इन चीजों को क्यों पढ़ना? तो ये पॉइंट यहाँ पे कोई अलग से, मतलब एक चीज को आप 2 बार लिख दो तो कोई अलग से वैल्यू होल्ड नहीं करता। वो चीज कहाँ ऐड हो गई? वो चीज यहाँ पे ऐड हो गई। अब बात करते हैं लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान। जब हम लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान की बात कर रहे हैं तो दैट इज वेरी सेम इन जिन लोगों ने हिस्ट्री पे इम्पैक्ट डाला है, जिनकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, दोज आर द लीडिंग पर्सनैलिटीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। स्लाइड लेते हैं।
अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री का सिलेबस अब आपको कंपैरिजन करने में लग रहा होगा कि कितना बढ़ गया है। एक्चुअली बढ़ा नहीं है, स्ट्रीमलाइन किया गया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई गई हैं कि आपको ये पढ़नी है। तो हिस्ट्री इज़ वेरी वेग, तो उसको क्या करा है, बॉक्स करने की कोशिश की है कि आपको हाँ एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो जब हम भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, हम एंशिएंट पीरियड और मिडीवल पीरियड सबसे पहले करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेलिएंट फीचर्स एंड मेजर लैंडमार्क्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया। वही बड़ा एक लाइन देकर के छूटने वाला काम है, बहुत आधा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया गया है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ इंडिया, इंडिया का फाउंडेशन कैसे हुआ। इंडस एंड वैदिक एज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक एज, आपको यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, न्यू ट्रेडिशंस, न्यू रिलीजन्स जो 6th सेंचुरी में हम कहते हैं कि उदय हुए थे, यानी द राइज ऑफ बुद्धिज्म, द राइज ऑफ जैनिज्म, आजीविकाज, है ना। तो हमें वो सब कहाँ पढ़ना है, यहाँ पे। यानी हमें बुद्ध पढ़ना है, हमें महावीर पढ़ना है, हमें आजीविकाज के बारे में पढ़ना है, और इनका राइज क्यों हुआ, हिंदुइज्म में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, या वैदिक एज में क्या प्रॉब्लम थी, हमें इन रिलीजन्स पे शिफ्ट होना पड़ा, और बुद्धिज्म इंडिया से चला क्यों गया, जैनिज्म इंडिया में टिक क्यों गया। ठीक है, और इनकी मान्यताएं क्या थी, इनका रीजन क्या था, इनकी बैकिंग क्या थी, इनका पब्लिक सपोर्ट क्या था, हमें वो सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, ये बात तो हो गई एंशिएंट की। अब उसके बाद हमें प्रोमिनेंट रूलर्स पढ़ने हैं। यहाँ पे हमें एंशिएंट और मिडिवल दोनों दे रखा है, तो अभी हम एंशिएंट की ही बात कर रहे हैं। जब बोल रहे कि हमें प्रोमिनेंट रूलर्स पढ़ने हैं, मेजर डायनेस्टीज, यानी मौर्य कौन थे, कुषाण कौन थे, सतवाहन कौन थे, गुप्ता, चालुक्य, पल्लवा, चोला। आज तक क्या होता था, सदर्न साउथ के जो रूलर्स हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा जाता था। ठीक है, इनका इम्पैक्ट नॉर्दर्न इंडिया पे भी बहुत ज्यादा रहा है, पर आज तक हम एग्जाम में क्या करते थे, मौर्य पढ़ गए, कुषाण पढ़ गए, सतवाहन पढ़ गए, जैसे तो गुप्ता पढ़ गए, चालुक्य, पल्लवा, चोला किसी ने पढ़ा ही नहीं। पर इनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर। तो अब ये इंक्लूड कर दिया गया है, बता दिया गया है कि भाई इसको पढ़ना ही है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। कहाँ का पढ़े, किस किस का पढ़े, इन्होंने यहाँ पे स्ट्रीमलाइन किया इस चीज को। आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया का पढ़ना है। अभी तो आप एंशिएंट इंडिया पे दिमाग लगाइए, आपको क्या पढ़ना है, हड़प्पा में क्या था, सैंधव सभ्यता में क्या था, आईवीसी में क्या था, वहाँ पे किस तरीके के आर्टिफैक्ट्स मिले। ये सब चीजें लोग छोड़ जाते थे कि क्या एग्जाम में आता है, नहीं आता, नहीं बड़े एग्जाम में आता है। और रिसेंट एग्जाम्स में जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए आरपीएससी के, उसके अंदर इस वाले पोर्शन को इम्पॉर्टेंट वेटेज दी गई है, 2-2 क्वेश्चन की। जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो 1-1 मार्क्स या पॉइंट्स में मार्क्स होते हैं, उनसे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। हम क्यों छोड़े 2 या 3 मार्क्स अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने से मिल रहे हैं तो। अब हमें मेजर डायनेस्टीज, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्रोमिनेंट मूवमेंट्स, ये जो पार्ट है वो मिडीवल इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया, मुगल पीरियड। अब हम बात करें 4th पॉइंट की, हम पहले इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ है आपके लिए। संस्कृत का कैसे है इंडिया में, प्राकृत ने कैसे संस्कृत की जगह लिया, संस्कृत ने कैसे प्राकृत की जगह ली। तमिल विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, वो कैसे एक पिक्चर में आई है, उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है, या उसके अंदर क्या क्या इम्पॉर्टेंट लिटरेचर जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहा है। ठीक है, सल्तनत पीरियड, ये और यहाँ से इन्होंने क्या करा, बाइफिकेट कर दिया सल्तनत पीरियड, उसके अचीवमेंट्स, प्रोमिनेंट सुल्तान, और इन्होंने अलग से स्पेसिफाई किया कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगर। इन्होंने इंपॉर्टेंस यहाँ पे किसको दी है, विजयनगर के कल्चरल, उसका राइज कैसे हुआ विजयनगर का। ठीक है, सल्तनत पीरियड में हमें क्या पढ़ना है, हमें इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स पढ़ने हैं, प्रोमिनेंट रूलर्स पढ़ने हैं। उन्होंने अब रूलर्स जब हम पढ़ते हैं तो उनके वर्क्स भी पढ़ते हैं साथ में, वो सब चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है,
उसके बाद जब हम मुगल पीरियड की बात करते हैं तो हम उसका पॉलिटिकल चैलेंजेस, उसके पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या थे, कैसे मुगल्स यहाँ पर आकर के बसे, उनको यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और वो एंड तक किन किन चैलेंजेस को सामना करते रहे जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, मराठास के साथ उनका कैसा रिलेशन था, सदर्न डेक्कन स्टेट्स के साथ उनका कैसा रिलेशन था, राजपूत के साथ उनकी कैसी इक्वेशन थी। ठीक है, राजपूत वाली इक्वेशन हम कहाँ पढ़ेंगे, राजस्थान हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, और उसका जो इम्पैक्ट और उसी से रिलेटिव हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा एक ओवरलैप है, हम पर वहाँ पे हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम उनका फैक्ट पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स एंड म्यूजिक ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई थी, वो आप किसी के लिए भी मान लो, आप चाहे एंशिएंट के लिए मान लो, चाहे मिडिवल के लिए मान लो, बट यहाँ पे क्या करा इन्होंने, डिफ्रेंशिएट कर दिया, मिडिवल के लिए अलग है और एंशिएंट के लिए अलग है। यहाँ पे हमने कहीं भी भक्ति मूवमेंट्स या सूफी मूवमेंट्स के बारे में नहीं देखा है, जो एंशिएंट जो मिडिवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे। यहाँ पर इन्होंने एक नया चीज हमारे लिए क्या ऐड करी है, रिलीजियस एंड लिटरेरी मूवमेंट्स ऑफ एंड सूफी मूवमेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। तो पहले हम जब 2018 के सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियड लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न पीरियड फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी टू 1964, यानी हमें 1964 तक यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, हमें इंडिपेंडेंस तक हमें मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी कहाँ तक पढ़ना है, 1964 यानी नेहरू एरा तक पढ़ना है। समझ रहे हैं? अब आइए बात करते हैं इसका, अब आगे पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ठीक है, अंटिल द प्रेजेंट। अब प्रेजेंट बोल दिया यहाँ पे, और यहाँ पर इन्होंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, आपको कहाँ तक पढ़ना है, 1964 तक पढ़ना है। प्रेजेंट यानी 2021 की जनवरी तक भी जो हुआ है वो भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो। पर यहाँ पर इन्होंने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि आपको हिस्ट्री कहाँ तक पढ़नी है, 1964 तक पढ़नी है। हमारे लिए क्या हो गया, थोड़ा सा सिलेबस कम हो गया, थोड़ी सी चीजें ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो। उसके सिग्निफिकेंट इश्यूज, पर्सनालिटीज और इश्यूज, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। अब हम देखते हैं इधर क्या है, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, सीधा हम कह रहे हैं नेशनलिज्म कहाँ से शुरू हुआ, इंडिया को एज वन यूनिट कहाँ से देखा गया। बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारी बुक्स, इसके अंदर कंफ्यूजन है, पर जो एक्चुअल चीज है वो आपको पढ़नी है कि 1857 में जब हमने बात करी थी तभी से नेशनलिज्म का क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था कि इंडिया को एक यूनिट मान के, ब्रिटिशर्स को उस यूनिट के अलग मान करके बहुत बड़े पोर्शन, बहुत बड़े जोग्राफिकल रीजन में एक रिवोल्ट शुरू हुआ था। तो हम वहां से मान सकते हैं नेशनलिज्म, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, लोगों ने समझा था, उनके इंटेलेक्ट जागा था कि नहीं ये तो हमें मिसयूज कर रहे हैं, ये हमारे रिसोर्सेज के लिए हमें यूज कर रहे हैं। तो वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। फिर रोल ऑफ प्रेस। अब जब इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग की हमने बात करी तो हम यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस रखेंगे, रोल ऑफ प्रेस। उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन, भाई ब्रिटिशर्स आ गए तो वेस्टर्न एजुकेशन तो आएगा ही आएगा। उन्होंने स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, अलग अलग तरह की सर्विसेज लॉन्च करी। आज हम जो ISRS के एग्जाम्स देते हैं वो उस टाइम की तो देन है, पहले ऑल इंडिया एग्जाम्स जो होते थे वो ब्रिटिशर्स कंडक्ट कराते थे। ठीक है, जो लॉ के जो वहाँ पे वकील होते थे, जो कोर्ट्स होते थे, हाई कोर्ट्स होते थे, वो कहाँ से आए हैं, वो भी वेस्टर्न एजुकेशन से आए हैं। पहले लोग बैरिस्टर जो थे, जो मोहनदास करमचंद गांधी है, नेहरू जी हैं, तो सब कहाँ से पढ़ के आए थे, ब्रिटेन से तो पढ़ के आए थे। तो वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट था। राजा राम मोहन राय इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, हमने कैसे सती प्रथा छोड़ी, डाकन प्रथा छोड़ी, बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारे जो रिलीजियस जो हम बोलते हैं कि हमारे रिलीजन से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो रिफॉर्म्स कैसे हुए और वो कब हुए, 19th सेंचुरी में हुए, और उनसे रिलेटेड जो लीडर्स थे और इंस्टीट्यूशंस थे हमें उसके बारे में पढ़ना है। The freedom struggle in the Indian national movement is various stages and important contributions from different parts of country. ये सब इसमें यहाँ पे इंक्लूड हो गया है।
सिलेबस बढ़ा नहीं है, सिलेबस स्ट्रीमलाइन हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐड। द फ्रीडम स्ट्रगल of Indian national movement, its various stages, streams and important contributions from different part of the country. कुछ भी change नहीं है, second point as it is same है। इसमें लिखा हुआ है social and religious reform movements in 19th and 20th century। ये चीज कहाँ इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ही शिफ्ट कर दी है, जब ये बात कर रहे हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी, वेरियस लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, थोड़ा सा इसको जंबल अप किया है इस वाले पोर्शन में, इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें बढ़ाई नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेस, वेस्टर्न एजुकेशन, इनका इम्पैक्ट क्या रहा है आपके लोकल सर्विस उस पर, ये दिखाया गया है। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिया कंसोलिडेशन एंड रिकग्नाइजेशन विद इन दी कंट्री, यानी नेशनल बिल्डिंग कैसे हुई है, कंसोलिडेशन। जब आप बात करेंगे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडिया को दो डोमेन में डिवाइड किया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान, और सारे स्टेट्स को आज़ादी दी गई थी कि आप या तो इंडिया में मिले या पाकिस्तान में रहे या अलग रहे। तो इंडिया का कंसोलिडेशन कैसे हुआ, रोल ऑफ पटेल, वो सब कहाँ आ गया, ये सब चीजें इन्होंने कहाँ समेट दी, पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल बिल्डिंग, द लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, यानी स्टेट्स का डिवीजन कैसे हुआ, स्टेट्स को मान्यता कैसे मिली। पहले के टाइम पे जो स्टेट्स बने थे उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, आंध्रा वाज द फर्स्ट वन। ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। और ये जो चीज है ये इन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दी, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इसको यहाँ पे लिख दिया है। इसके साथ हमें क्या पढ़ना है, नेशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग दी नेहरू एज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टाइम पे भेल बना, आपका 5 ईयर प्लान्स बने, आपके PSU सेटअप हुए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए लैब सेटअप हुई, DRDO सेटअप हुए। हमें वो सब चीज़ें भी अब कहाँ पढ़नी है, हमें यहाँ पे पढ़नी है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग नेहरूवियन एज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट जो है इकोनॉमिक्स में से हटा करके किस में ऐड किया गया है, हिस्ट्री में ऐड किया गया। जब हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये बात याद दिलाऊंगी कि हिस्ट्री में हमने क्या करा है, नेहरू जी तक के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी प्लान्स हैं वो हमने कहाँ ऐड करे, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने कहाँ पढ़ी है, साइंस में से निकाल के हमने वो चीज़ कहाँ डाली है, हिस्ट्री में डाली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।